अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन चिमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के ऊपर। काफ़ी देर बाद हम इंग्लिश एसे पे बात करने लगे हैं। उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी सारे लोग परेशान थे मैथ्स पोर्शन के लिहाज से कि ए डी एफ आई ए डी ए एस एफ या सी एस एस जनरल एबिलिटी का जो मैथ्स है वो बहुत हमें परेशान करता है। उसमें अच्छे नंबर लेने के लिए हमें फ्री मैथ्स लेक्चर सीरीज़ चाहिए। सो वो कंप्लीट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स या कुछ नए टॉपिक्स अगर मुझे मिलते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। ऊपर आई के बटन में आपके लिए लिंक्स मौजूद होते हैं। अब मैं आपके साथ आउटलाइंस या इंट्रोडक्शंस वगैरह की इवैल्यूएशंस जो है वो शेयर करूंगा। कुछ थोड़े से पुराने हैं, कुछ रिसेंट हैं जो कि मुझे दोस्तों ने सेंड किए हैं। मैं आजकल ज़ाहिर है आपको पता है कि आपकी इवैल्यूएशंस नहीं कर रहा, बट आफ्टर पीएमएस आई स्टार्ट डूइंग दोज एज वेल। आज का हमारा टॉपिक है जी डिसेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत मशहूर टॉपिक है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी रीज़न ये है कि ये दो वेरिएबल्स को मिला रहा है, एक डेमोक्रेसी है और दूसरा है डिसेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसको टैकल करना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक के कंपोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी या होप्स एंड हर्डल्स ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह। इसमें दो चीज़ों को आपने कंपेयर करना है, उनके आपस के जो रिलेशन है उसको एक्सप्लोर करना है। उनका कौन सी चीज़ें कॉमन है, किस तरह से एक चीज़ ऊपर जाए तो दूसरी चीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरह से उनका रिलेशन है आपस में। तो इस चीज़ के बारे में ये ऐसे है। इसी तरह के ऐसे जब आपके सी एस एस वगैरह में आ भी रहे होते हैं, हर दफ़ा दो तीन वेरिएबल्स वाले ऐसे आप कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत अच्छी होगी अगर आप इस तरह से करके खुद ही टॉपिक्स लेके उनके आर्बिट्रेरी रिलेशंस बना के तो उनकी प्रैक्टिस शुरू करें, या फिर किसी और के दिए गए टॉपिक से कर लें जैसे कि मैं देता रहता हूँ आपको। खैर आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। मैं आज आउटलाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने इसकी वैल्यूएशन की है। तो ये आप देखेंगे कि इसमें जो जो गलतियाँ हैं उनको आपने अवॉइड करना है। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आउटलाइन इंट्रोडक्शन पहले पे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हाउ डिसेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये इनका मेन आर्गूमेंट है कि जी डिसेंट इज़ इंडीड द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आप इसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं कि डिसेंट नहीं है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज़ कंसेंसस या फिर पार्टिसिपेशन वगैरह। ठीक है। लेकिन दैट वुड सीम वेग और उसके ऊपर शायद आपको बहुत ज़्यादा डाटा नहीं मिलेगा। बेहतर है कि आपको जो स्टेटमेंट दी गई है, अगर आपको वो एक अच्छी स्टेटमेंट लग रही है और रीज़नेबल है तो उसी को प्रूव करें। ठीक है, उसके काउंटर एम ही चले जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी। पहला पॉइंट है जी डिसेंट डेवलप्स डेमोक्रेटिक कल्चर। केस स्टडी, अच्छा ये इन्होंने थोड़ी सी रफ लिखी हुई है शायद, और फिर इसी तरह मुझे भी भेज दी। मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी मुझे भेजें तो ऐसे ही समझ के भेजें जैसे हमने सीएसएस में लिख के आना, ताकि आपकी प्रैक्टिस ही, आपका जहन ही उसी तरह प्रोग्राम हुआ हो कि जी मैंने अगली लाइन में केस स्टडी लिखनी है, फिर उसके बाद मैंने लाइन छोड़नी है नहीं छोड़नी, या कितना डिस्टेंस देना वगैरह वगैरह। तो इधर से ही अपनी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी करें। ठीक है जी। डेमोक्रेटिक कल्चर को वो डेवलप करता है केस स्टडी। फ्रीडम फ्रॉम फेयर ऑन्ग सन सूची। ओके। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल एग्जांपल है गिवन द फैक्ट कि हम लोग उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, उसने रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ जो किया है। बट इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड और इन द वर्ल्ड ओवरऑल उसको माना जाता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेसी को डिफेंड किया है और उसके लिए वो लड़ रही है। ठीक है, ये पॉइंट आपका ठीक है। लेकिन ये जो शुरू में जो डैश यहाँ पे इतनी सारी जगह छोड़ी है ना, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। ये आपकी जो वीक पेपर प्रेजेंटेशन है उसको जाहिर करता है। ये आपकी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी को जाहिर करता है कि आपको पता नहीं है कि भाई मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है। मैंने बार बार जगह छोड़नी है या उसके साथ करके लिखना है, तो बेहतर है जगह ना छोड़ें। ठीक है जी। तो ये आपको दो तीन दफ़ा नज़र आएगा। अच्छा, डिसेंट प्रोमोट्स टॉलरेंस विच इज़ इसेंशियल फॉर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी। ओके, टॉलरेंस आती है, ज़ाहिर है जब डिसेंट होगी तो लोगों में पेशेंस भी होना चाहिए कि हम दूसरे की बातों को टॉलरेट कर लें। अच्छी बात है, ठीक है, ये भी आर्गूमेंट ठीक है। फिर है जी इट एनकरेजेस प्लूरलिज्म विच मेक्स स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक स्पिरिट। मेक्स स्ट्रॉन्ग की बजाय आप ऐसे क्यों नहीं करते कि विच स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेटिक स्पिरिट। ठीक है, दिस इज मच बेटर वर्ड। और हमें ये थोड़ी सी इनफॉर्मल इंग्लिश लगती है, या फिर कहते हैं कि जी 10वीं 11वीं के बच्चे जो है ना वो इस तरह से लिख रहे होते हैं कि इट मेक्स स्ट्रॉन्ग ये वो। ठीक है, तो बेहतर है कि थोड़ा सा ज़रा प्रोफेशनल हो के थोड़ा सा हाई लेवल की अपनी इंग्लिश एग्जिबिट करें, उसको पता चले कि ये बच्चा अच्छी किताबें पढ़ता है, अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ता है। सो एक तो ये है। दूसरा, अगेन इधर आपने ये जो स्पेस छोड़ी हुई है ये ना छोड़े। केस इन पॉइंट,
वेंडल फिलिप्स ऐसे एक्सक्रिप्ट्स फ्रॉम स्पीचेस। अच्छा, वेंडल फिलिप्स, इसको मैं नहीं जानता, आई एम वेरी सॉरी, मैं इसके ऊपर पढ़ूंगा ज़रूर, लेकिन इसमें जो गलतियां हैं आपकी वो ये हैं कि वेंडल फिलिप्स, डब्ल्यू कैपिटल आ गया उसका नाम है, फिलिप्स का पी क्यों कैपिटल नहीं किया आपने, आप इसको रैंडमली स्मॉल क्यों कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, जो उसका नाम है प्रॉपर नाउन है जो उसको कैपिटल रखें। अच्छा, ऐसे एक्सक्रिप्ट्स, एक्सक्रिप्ट्स जो हैं वो हम उन चीज़ों को कहते हैं जो हम उसमें से निकाल के लिखते हैं, ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है जी, ठीक है जी। या तो होना कि जी एक्सक्रिप्ट्स फ्रॉम स्पीचेस, ये किसी बुक का नाम है तो आप उसको कैपिटलाइज कर दें, अदरवाइज अगर एक्सक्रिप्ट्स हैं वो दे आर जस्ट पार्ट्स ऑफ हिज स्पीचेस, तो उसको आप स्मॉल ही लिखेंगे, जिस तरह आपने ऐसे लिखा हुआ है उसी तरह इसको करेंगे, इसको कैपिटलाइज करें, इसको स्मॉल करें, फ्रॉम स्पीचेस, ओके फाइन। लेकिन इसमें अब आगे हर्डल ये आएगी कि एक्सक्रिप्ट्स फ्रॉम स्पीचेस आप लिख रहे हैं ये, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जब इस पे पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि यू विल बी डायरेक्टली टेकिंग हिज वर्ड्स फ्रॉम हिज स्पीचेस, ठीक है। आपने कोट अनकोट में उसको लिखना है आप, क्योंकि एक्सक्रिप्ट्स बता रहे हैं, ठीक हो गया जी। आगे आते हैं, एजुकेटेड सिविल सोसाइटी इज अ प्री रेक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, प्री रेक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, ओके, यहाँ पे डॉट नहीं लगाया आपने, जो फुल स्टॉप है वो नहीं लगाया, वो भी लगाइएगा। एजुकेटेड सिविल सोसाइटी इज अ प्री रेक्विजिट फॉर ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, एजुकेटेड सिविल सोसाइटी जो है वो डिसेंट किस तरह से है, ठीक है जी। इस चीज़ के बारे में मैं कंफ्यूज हूँ, और आपको पता होना चाहिए कि आपने जो भी लाइन लिखनी है उसमें वाज़ेह हो रहा हो कि आपके जो दो मेन वेरिएबल्स हैं जिनको आपने रिलेट करना है, क्या वो जस्टिफाई हो रहे हैं, क्या उनके साथ डायरेक्टली रिलेशन बन रहा है, अगर वो रिलेशन बन रहा है या डायरेक्टली है वाज़ेह है, तो फिर वो आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज़ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। वेग नहीं रखना है ऐसी चीज़ को, तो इस तरह की हरकत करने से बेहतर है कि आप ना ही लिखें। और अगेन अगर यहाँ पे स्पेस छोड़िए, अच्छा एक और ये है कि जहाँ पे आपने ये ABCD लिखा हुआ है उससे पीछे ना जाएं, उससे आगे से आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी तरह तरतीब से लाइन में इसी लाइन में आगे अगली साइड पे रहें, जो D है उससे पीछे या उसके नीचे आपका कोई वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। दीज आर जस्ट नंबरिंग्स, ये देखें ये आपकी 1 और 2 है ना, तो इसके नीचे तो आप नहीं लिख रहे, या तो हो ना फाउंडेशन ऑफ यहाँ पे आ रहा हो आपका ये वो, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे, तो फिर नंबरिंग जो यहाँ पे है इसको भी जस्ट नंबरिंग ही रहने दें और इससे आगे आगे रखें अपना जो टेक्स्ट है। जॉन स्टार्ट मिल ऑन लिबर्टी, जॉन साहब जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं स्टुअर्ट मिल है जी, अगर आपने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में भी आप पढ़ते हैं, इसके अलावा इंग्लिश ऐसे में भी हमें पढ़ाया जाता है लिबर्टी वगैरह पे जब हम लोग पढ़ते हैं। ऑन लिबर्टी इनका बहुत फेमस ऐसे है, तो ऑन का जो ओ है इसको भी कैपिटलाइज करना चाहिए आपको, क्योंकि ऑन लिबर्टी पूरे ऐसे का नाम है उसका। दूसरा ये है कि स्टुअर्ट मिल है, स्टार्ट मिल नहीं है, ठीक है जी। जॉन मिल स्टार्ट नहीं करता बल्कि जॉन स्टुअर्ट मिल है। सो बेहतर है कि ज़रा अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स पे भी फोकस करें, या फिर जो आप इनकन्सिस्टेंसी रखते हैं इसको ज़रा अवॉइड करें। फ्रीडम इन एक्सप्रेसिंग पॉलिटिकल सोशल व्यूज़ अपहोल्ड्स ए डेमोक्रेटिक कल्चर। अच्छा, पॉलिटिकल सोशल व्यूज़ मज़ा नहीं आ रहा, वो फ्लो नहीं बन रहा, आपने इस तरह की कंस्ट्रक्शन बहुत रेयर पढ़ी होगी, शायद पढ़ी ही ना हो कि भाई पॉलिटिकल सोशल व्यूज़, नहीं, पॉलिटिको सोशल या सोशियो पॉलिटिकल, ठीक है जी। सोशियो पॉलिटिकल दो वर्ड्स जो है वो मिलाए गए हैं, उनको थोड़ा सा हज़फ करके या उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये एक कंस्ट्रक्शन हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं। सो सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है जी, पॉलिटिको इकोनॉमिक, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटिकल सोशल पूरा पूरा लिखना दिस इज़ नॉट गुड। सो सोशियो पॉलिटिकल लिख लें, दैट इज़ मच बेटर। व्यूज़ अपहोल्ड्स डेमोक्रेटिक कल्चर, अपहोल्ड्स भी ठीक है, लेकिन इज इन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज मच बेटर, ठीक है जी। सो केस स्टडी प्योर डेमोक्रेसी, ठीक हो गया जी। अच्छा, आपके केस स्टडीज़ में भी कुछ ना कुछ इनकन्सिस्टेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पी इसको कैपिटलाइज क्यों किया है आपने, अगर केस का सी और स्टडी का एस स्मॉल है तो इसको भी स्मॉल ही रहने दें, ठीक है जी। अच्छा,
डिफरेंस इन ओपिनियन चैलेंजेस एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है जी, डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं होता। आपने कहाँ पढ़ा है कि डिफरेंस इन ओपिनियन? अगर पढ़ा है तो मुझे भी बता दें, मैं उसको सही कर लूँगा। जो नॉर्मल जो जनरल हमारी पॉपुलर लैंग्वेज चल रही है इंग्लिश बुक्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में, जस्ट उसी को यूज़ करें। दैट यू शुड बी कंफर्टेबल इन यूजिंग दैट। एम बिला वजह अपनी कंस्ट्रक्शंस ना बनाएं या फिर नॉन पॉपुलर कंस्ट्रक्शंस की तरफ ना जाएं। एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये सही भी है कि गलत। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा। एंटी डेमोक्रेटिक की बजाय हम नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे फुल स्टॉप भी। और फ्रॉम 1848 टू अरब स्प्रिंग फुकुयामा। फुकुयामा ने कहा ये 1848 में यूरोप स्प्रिंग था, आपको पता है। 1848 में यूरोप स्प्रिंग और 2011 का जो अरब स्प्रिंग है, इन दोनों को हम कहते हैं स्प्रिंग रेवोल्यूशंस, ठीक है जी। आगे आते हैं। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। डिसेंट जो है वो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करती है, जो कि प्रोटेक्टेड होते हैं अंडर डेमोक्रेसी। तो ये इनका आर्ग्यूमेंट तो ठीक है, लेकिन गिव्स प्रोटेक्शन टू की बजाय सिंपली बताएं जी कि डिसेंट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है जी। और यहाँ पे सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ यूएसए। अब इसमें गलतियाँ ये हैं कि सिविल राइट्स मूवमेंट जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, इट इज़ रिकग्नाइज्ड। जहाँ पे भी आप सिविल राइट्स मूवमेंट का लफ्ज़ पढ़ते हैं, तीनों लफ्ज़ एक्चुअली, तो वो सी आर और एम जो है वो कैपिटलाइज होते हैं। सिमिलरली यूएसए के साथ हम दा लगाते हैं, दी यूएसए, दी यूके, दी नेदरलैंड्स ही होता है आई थिंक, ठीक है जी। तो जो कन्वेंशंस हैं जो दी के यूजेज के बारे में हैं, दी जो है इनके साथ लगाया जाता है, आप पढ़ सकते हैं ये। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। तो अपनी इस तरह की गलतियां ना करें। इट डेवलप्स अ सेकुलर स्टेट विच स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेटिक कल्चर, ठीक है जी। द यूएसए, द यूके, अगेन यहाँ पे आना था। फिर है जी, ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यूज जो है या पॉइंट्स ऑफ व्यू दोनों किसी भी तरह से आप लिखते हैं, वैसे तो ये गलत है, लेकिन जिस तरह से भी आप लिखते हैं तो पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो प्लूरल है, तो उसके साथ एस नहीं लग सकता, ठीक है, एस और ई एस का इजाफा नहीं हो सकता। तो एंश्योर्स तो किसी सूरत भी नहीं आता, ये एस जो है ये आपने काटना ही काटना है। फिर है जी, पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसकी प्लूरल होती है पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है जी। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट लुकिंग एट द कैमरा, ठीक है, मेरा यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू एक है, एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ये है, इधर से मेरा व्यू कुछ और है। पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है, मेरे देखने के जो नुक्ते हैं वो कितने हैं, ठीक है जी। पॉइंट्स ऑफ व्यू, मैं जहां जहां से देखना चाह रहा हूँ वो पॉइंट्स कितने हैं, पॉइंट्स ऑफ व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं होते, ठीक है जी। तो अगेन ये भी आपका गलत है, इसको भी सही कीजिएगा। केस स्टडी डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। थर्ड सेगमेंट पे आते हैं जी। व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू कीप इन चेक डिसेंट फॉर सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। टू या तो आप इसको इस तरह से कर लेंगे, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू कीप डिसेंट इन चेक, ठीक है जी, टू कीप डिसेंट इन चेक फॉर सस्टेनेबल डेमोक्रेसी, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। या फिर आप इस कीप इन चेक को ख़त्म करके आप रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। टू कीप या मॉडरेट, रेगुलेट, डिसेंट फॉर सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। इसके आगे से पॉइंट्स आगे हैं जी। अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच लीड्स टू एनार्की एंड फियास्को, ठीक हो गया जी। केस इन पॉइंट मुनीर रिपोर्ट 1953 एंड मुनीर रिपोर्ट ऑन 1953 मार्शल लॉ, आई थिंक लिखा हुआ है, तो ठीक है, लेकिन जस्टिस मुनीर रिपोर्ट हम उसको कहते हैं, जस्टिस मोहम्मद मुनीर, वही वो बाबे तमीज़ुद्दीन केस वाले और लॉ ऑफ नेसेसिटी वाले, ठीक है, जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स सारे का बेड़ा गर्क किया है। खैर, रेडिकलाइजेशन ऑफ सोसाइटी थ्रू डिसेंट इज़ अ मेजर थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ठीक है जी, अच्छी बात है, ठीक आर्गुमेंट है आपका। केस स्टडी पोलराइजेशन इन पाकिस्तान जो है वो भी रेडिकलाइजेशन ऑफ सोसाइटी ड्यू टू डिसेंट की वजह से रेडिकलाइजेशन हो रही है, ठीक है जी। प्रेशर ग्रुप्स एंड इन्फ्लुएंसर deep pocket and influencer deep pocket have used freedom of speech against minorities। प्रेशर ग्रुप्स की तो बात समझ आती है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स हम कहते हैं टिकटॉकर्स को, इन्फ्लुएंसर्स हम कहते हैं जो लोग कोई ना कोई
इधर उधर के काम करके तो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, किसी भी वेबसाइट पे मशहूर हो जाते हैं, तो उनको मैस फॉर्म में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उनके होते हैं, तो उन वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। ठीक है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स दे रहा हूँ, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका तरीका वारदाती होता है कि वो ज़रा आवाम के लिए पॉपुलर कंटेंट बनाते हैं। डांस हो गया, कोई लतीफ़े हो गए, किसी की नकल उतार ली, कोई मार्शल आर्ट्स के ट्रिक्स कर लिए, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो वो ये वर्ड तो बिल्कुल गलत है, पहली बात। दूसरी बात है इन्फ्लुएंसर, या आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स लिखा हुआ है, डी पॉकेट जो है इट इज़ अगेन अ बिट वेग। ठीक है जी, डी पॉकेट्स वो जो कुरैशी साहब ने यूज़ किया था, वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में था कि वहाँ पे लोगों के पास पैसा बहुत है और वो उस चीज़ को यूज़ करते हैं उधर की जो लेजिस्लेशन है या फिर पार्लियामेंट है उसको स्वे करने में। सो या तो उसको सही से यूज़ करें या फिर यूज़ ना करें। हैव यूज्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ केस, जूस होल्ड ऑन मीडिया, जूइश होल्ड ऑन मीडिया या जूइश कंट्रोल ऑफ मीडिया बेटर है। अच्छा जी, विदाउट चेक्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सपोर्ट्स पॉपुलर एंड xenophobic लीडरशिप एंड वीकन्स डेमोक्रेसी। एंड क्या, विदाउट चेक्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सपोर्ट्स पॉपुलर एंड xenophobic लीडरशिप, ठीक है, एंड वीकन्स डेमोक्रेसी, वीकन नहीं वीकन्स। ठीक है जी, यहाँ पे अगर स्पोर्ट्स आ रहा है तो यहाँ पे भी वीकन्स आएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो एक फिनोमिना का नाम है, सिंगुलर है, तो ये यहाँ पे भी सिंगुलर ही इसको लिया जाएगा, लिहाजा इसके साथ वर्ब जो है वो एस ऐड हो जाएगा। ओके जी, विदाउट चेक्स के बाद यहाँ पे कॉमा आना था। अच्छा जी, हाउ कैन प्योर डेमोक्रेसीज बी एनकरेज थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ डिसेंट। एक तो ये है कि हाउ कैन है, तो यहाँ ये एक सवालिया फ़िक्रा है, हम सजेशंस देने जा रहे हैं, लेकिन आपने उसको फॉर्म इंट्रोगेटिव में लिखा है तो एंड पे सवालिया निशान आना चाहिए। दूसरा ये है कि बी हाउ कैन प्योर डेमोक्रेसीज एनकरेज थ्रू इफेक्टिव यूज़ ऑफ डिसेंट। ये आपका जुमला गलत है जी। या तो अगर आप उसको पैसिव फॉर्म में लिख रहे हैं तो पैसिव फॉर्म में डेमोक्रेसीज बी एनकरेज्ड, सपोर्टेड, फॉस्टर्ड, वट एवर, प्रोमोटेड थ्रू इफेक्टिव यूज़ ऑफ डिसेंट, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पे बी एनकरेज्ड कर लें, लेकिन इससे बेहतर वर्ड जी ऊपर वाले तीन हैं जो कि मैंने लिखे हैं। अच्छा जी, आगे आते हैं। डिसेंट मस्ट बी केप्ट अंडर चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है जी, चेक एंड बैलेंस सिस्टम के अंडर आनी चाहिए डिसेंट। स्टेट्स नीड टू अडॉप्ट हार्म प्रिंसिपल ऑफ मिल फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। हार्म प्रिंसिपल ऑफ मिल, ये अब क्या है आई डोंट नो, अगर आपको पता है तो मुझे बता दें। लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अगर मुझे भी नहीं पता तो बेहतर है कि ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक या बहुत ही इंट्रिकेट नॉलेज, बहुत स्पेसिफिक नॉलेज अगर आप वहाँ पे लिखते हैं तो इट कैन बैकफायर एज वेल। ठीक है जी। अच्छा, एक्टिव रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कोई एक है तो उसको मेंशन करें। ठीक हो गया। एक्टिव रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच फॉर वायबल डेमोक्रेसीज। अब फंडामेंटल राइट के ऊपर मैंने अंडरलाइन क्यों किया है, रीज़न उसका रीज़न ये है कि फंडामेंटल राइट आपने लिखा है, जबकि फंडामेंटल राइट वो होता है जो कि किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी कर रहा होता है, जिसको हुज गार्डियंस आर द कोर्ट्स और द जुडिशरी ऑफ दैट कंट्री। पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 8 से 28 में लिखे गए हैं, तो हमारी कोर्ट्स जो हैं उनको गारंटी करती हैं। दे आर द सेवियर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के, वो इंश्योर करेंगे कि हुकूमत हमें वो प्रोवाइड करे। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो तो फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स नहीं करवा सकती। वो किस चीज़ को एनफोर्स करवा सकती हैं या फिर किस चीज़ को प्रमोट करती हैं, सपोर्ट करती हैं, वो है जी ह्यूमन राइट्स। ठीक है जी, यूनिवर्सल राइट्स या ह्यूमन राइट्स जिनको हम कहते हैं। तो बेहतर है कि जो आप टेक्निकल टर्म्स भी यूज़ कर रहे हैं या जनरल भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपने ये बहुत ख्याल करना है कि फंडामेंटल राइट जो वर्ड है ये किस सेंस में यूज़ होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कभी आपने देखा है फंडामेंटल राइट्स को यूज़ होते हुए? नहीं। उसकी रीज़न ये है कि फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में फ़र्क है। आगे चलेंगे। रिड्यूसेस पोलराइजेशन। अच्छा, ये पूरा जुमला जो है ये फ्रेज में लिखा हुआ है, जबकि बाकी सारे आपके सेंटेंसेस फॉर्म में है, तो इसको भी ज़रा सेंटेंस फॉर्म में लिख लीजिएगा।
reduces polarization through meaningful dialogue and constructive criticism. Reduces नहीं, reducing, ठीक है जी. How can pure democracies be encouraged? तो उसके लिए reduce polarization through या फिर reducing polarization through meaningful dialogue and constructive criticism. ठीक हो गया. और आगे इनका कंक्लूजन आ गया. तो आप देख सकते हैं कि आर्गुमेंट्स कुछ बेहतर हैं, कुछ बिल्कुल ही फ्लॉड हैं, या फिर उनमें वर्ड्स अजीब से यूज़ किए हुए हैं. और लेकिन इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी हैं, इनअप्रोप्रिएट यूजेज की भी हैं, और पंक्चुएशन की भी हैं, यू नेम इट, और पेपर प्रेजेंटेशन की भी हैं. यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी ये इतना सारा छोड़ा है, ऐसे लगता है जैसे मैंने यहाँ पे देश की रख के तो कुछ पकाना है. तो ये स्पेस ना छोड़ें, एक यूनिफॉर्मिटी रखें अपने पेज पे. अब ये देखिए कि ये यहाँ से कितना दूर है, फिर थोड़े फासले पे है, फिर सी थोड़े फासले पे है, लेकिन डी का फासला फिर ज़्यादा हो गया बॉर्डर लाइन से, फिर ई जो है वो थोड़े फासले पे है. तो ऐसे जो जिग जैग सी लाइन बना रहे हैं ना आप नंबरिंग के लिए, ये नहीं करनी. नंबरिंग बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जस्ट लाइक अ लाइन. ठीक है, ए है, उसके आगे से लिखना शुरू करें. नीचे वाली लाइन में भी ए के नीचे नहीं कुछ आएगा, ए के आगे आगे रहेगा. ठीक है, उसके और ए जो है उसके बिल्कुल नीचे थोड़ा सा आगे आपने यहाँ पे बी शुरू कर दिया, बी लेते जाएं आगे, उसके नीचे भी लिख ले, इस तरह से करें. ठीक है जी. सिमिलरली केस स्टडी जो है वो उसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, नहीं लिखना वो आपकी चॉइस है, लेकिन केस स्टडी अगर आप यूज़ कर रहे हैं या कोई फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं तो उसको मेंशन कर दें. ठीक है, केस स्टडी है या रेफरेंस है, फॉर एग्जांपल है, केस इन पॉइंट है, एटसेट्रा, एनीथिंग, एंड इट कैन बी एनीथिंग. तो आई होप कि आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एज वेल. जो लोग CSS और PMS की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, और उन लोगों के लिए भी जो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी ऐसे तो आता ही आता है. सो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स. नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह इसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा. उसको भी मैंने एवेल्यूएट किया, आप देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी गलतियां हैं और मैंने ओवरऑल फीडबैक क्या दिया है इनको. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.